Today we are going to start with the 17th chapter in the history, that is changes in society and culture due to science and technology. So basically अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो 20th सेंचुरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और जो ये सेंचुरी में जो रिसर्च हुई है वो काफ़ी लाइक इम्पैक्टफुल रही है कुछ सेक्टर्स के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंटीबायोटिक्स, सैटेलाइट्स एंड मैनी अदर्स। सो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी इम्पैक्ट आया है और इस वजह से क्या हुआ है, जो ह्यूमन लाइफ है वो काफ़ी एनहेंस हुई है, उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलने लगी है। ना अगर हम आज की बात करें तो जो टेक्नोलॉजी है वो इनसेपरेबल है। हम ये नहीं बोल सकते कि ह्यूमन और टेक्नोलॉजी अलग है, क्योंकि हर एक टाइम पे और हर एक स्टेप पे जो है ह्यूमन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। एंड दैट्स वाई ये जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है और कंटिन्यूस इंक्रीज़ हमें देखने मिलता है इसके अंदर। सो जो कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम बोलते हैं कि जो इंक्रीज़ हुआ है या फिर जो है काफ़ी चेंजेस आए हैं, दैट इज़ बिकॉज द इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सेक्टर एंड इन इकोनॉमिक सेक्टर। बिकॉज जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो डेवलप हुआ है, उसमें इंप्रूवमेंट आया है और साथ ही में इकोनॉमिक सेक्टर में इंप्रूवमेंट आया है। दैट्स वाई जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने मिलता है। नाउ अगर हम मेडिवल एज की बात करें तो जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो एडवांटेजेस थे वो सिर्फ हायर कास्ट को अवेलेबल थे। बट जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डेवलप होता गया है, सो इन 21st सेंचुरी इट हैज़ ओपन न्यू एरा फॉर द ह्यूमन सोसाइटी। सो ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने एक न्यू एरा जो है ओपन किया है फॉर ह्यूमन सोसाइटी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यू सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर। सो अगर हम जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो एनर्जी सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। ना जैसे कि अगर हम देखें तो पहले जो है वुड, विंड और वाटर जो है वो प्राइम सोर्सेज थे एनर्जी के। उसके बाद जो है कोल आ गया एज अ फ्यूल और काफ़ी डिकेड्स तक ये जो कोल ने हेल्प करी है एज अ सोर्स ऑफ पावर। देन उसके बाद में जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में लाइक ढूंढा गया, उसके बारे में डिस्कवरी हुई और ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सेक्टर है उसके लिए बहुत ही लाइक एक इम्पैक्टफुल जो है सोर्स रहा था। साथ ही में जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी है वो भी काफ़ी यूज़ होती थी और जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उसका भी काफ़ी पुश मिला है। बट जो एटॉमिक एनर्जी है वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है इन दी 19th सेंचुरी। सो जो अगर एटॉमिक एनर्जी की बात करें तो ये काफ़ी जो है यूज़फुल रहा है और काफ़ी इम्पैक्ट रहा है इसका 19th सेंचुरी के ऊपर। नाउ ये जो साइंटिफिक नॉलेज है जो इंक्रीज़ हुई है उसके साथ में काफ़ी सारे जो रिवोल्यूशनरी जो चेंजेस है वो भी देखे गए हैं, जैसे कि काफ़ी सारे इन्वेंशंस हुए हैं इस टाइम पे और काफ़ी सारी जो डिस्कवरीज है वो की गई है। जैसे कि अगर हम बात करें जो प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ है 1906 में, देन रेडियो कम्युनिकेशन स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स ओवर कैनाल्स, देन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क, rocket, television, hydro energy, gas engine, penicillin, experiments over atom, then atom bombs, computers, supersonic aircraft, transition, atomic energy, man in space, satellite communication, biotechnology and personal computers. सो आप देखें तो जो जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती है, जैसे जैसे जो है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती है, सो उसके साथ काफ़ी सारे जो है रिवोल्यूशनरी चेंजेस देखने मिलते हैं। सो यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। नाउ यही जो चेंजेस है, जो रिवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं उससे जो है जो एरा है उसका स्ट्रेंथ और जो पावर है वो इंक्रीज़ होता है। नाउ जैसे कि हमने ऊपर देखा कि कुछ कन्वेंशनल सोर्सेस रहे हैं पावर के, जैसे कि वुड, विंड एक्सेट्रा। सो यहाँ पे हमें कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस भी दिए गए हैं, जैसे कि न्यू और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस है वो यहाँ पे दिए गए हैं जिनका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट रहा है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी एंड दी एटॉमिक एनर्जी। हम इनको एक एक करके समझते हैं। सो द फर्स्ट वन इज सोलर एनर्जी। नाउ ये जो सोलर एनर्जी है आपको नाम से ही पता चलता है कि ये जो है हमें सन से मिलती है और जो सन है वो हमारा बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। नाउ 20th सेंचुरी में एक डिस्कवरी की गई थी जिसके अंदर ये पता चला, जब सेलेनियम के ऊपर कंटिन्यूस सनलाइट फॉल होती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। तो यहाँ से जो है वो ये डिस्कवरी की वजह से जो है हमें आइडिया आया कि हम सनलाइट को भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। नाउ इसके बाद जो है फर्स्ट सोलर सेल जो है वो प्रिपेयर किया गया था इन 1954 एंड इसके जो है काफ़ी लिटिल सक्सेस थे, लेकिन ये एक स्टेप था कि आगे जो है हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। देन सिलिकॉन केम इन यूज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोलर सेल्स। देन जो सिलिकॉन है वो यूज़ होने लगा सोलर सेल के प्रोडक्शन के लिए। नाउ जितनी भी सैटेलाइट्स है, या फिर कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स है, उनको जो एनर्जी चाहिए होती है वो उनको सोलर सेल से मिलती है। दैट मीन्स जो सैटेलाइट है वो भी सोलर एनर्जी यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है एंड उसके बेसिस पे जो है वो फंक्शन करती है। एंड इंडिया हैज़ बीन द फर्स्ट टू यूज़ सोलर एनर्जी इन अ वाइड रेंज। और जो इंडिया है ये एक कंट्री है, फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने सोलर एनर्जी को वाइड रेंज में यूज़ करने की कोशिश करी है। ओके, तो दिस वॉज अबाउट सोलर एनर्जी, मतलब जो सन से हमें एनर्जी मिलती है उसको यूज़ करके हम जो अगर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पावर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। ओके, देन कम्स द विंड एनर्जी।
नाउ विंड हमारा मेन सोर्स है इस एनर्जी के अंदर। जो विंड से हमारी जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको हम विंड एनर्जी कहते हैं। सो बेसिकली ये जो एनर्जी है, जो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्रिएट करने के लिए हमें विंड मिल्स जो है इंस्टॉल करने रहते हैं। और ये जो 20th सेंचुरी का जो बिगनिंग था उसी के अंदर काफ़ी सारे मिल्स जो है वो इंस्टॉल किए गए थे एंड काफ़ी सारी जो विंड एनर्जी है वो डेवलप की गई थी। नाउ 20,000 मेगावाट ऑफ एनर्जी कुड बी प्रोड्यूस इन इंडिया यूजिंग विंड। सो इंडिया के अंदर 20,000 मेगावाट जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग विंड। एंड 125 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर वॉज प्रोड्यूस टिल द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। एंड 20th सेंचुरी के एंड तक इंडिया जो है 125 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर पा रहा था यूजिंग द विंड एनर्जी। ओके, देन कम्स द हाइड्रो एनर्जी। अगर वाटर को हम एज अ सोर्स यूज कर रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी। नाउ बेसिकली ये जो एनर्जी है वो वाटर के सर्कुलेशन से जो है हमें मिलती है। नाउ हम वाटर का सर्कुलेशन या जो वाटर है उसको हम यूज़ करके हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो रिवर है उसका बहता हुआ पानी हम यूज़ करके हमारे टर्बाइंस जो है रोल करवा रहे हैं एंड उसके बेसिस पे हम अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो हमारी हाइड्रो एनर्जी होती है। नाउ इसी के साथ जो ओशन और सी वेव्स है उसको भी यूज़ करके जो है हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। एंड ऑल्सो जो एब और टाइड्स है उसको भी यूज़ करके जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस की जाती है। नाउ ये एब और टाइड जो है वो हाइड्रो एनर्जी में इंक्लूड किया गया है, लेकिन जो टाइड के यूज़ करके जो हम लाइक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम टाइडल एनर्जी भी कहते हैं। सो बेसिकली द टाइड बेस्ड मिल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन ब्रिटेन एंड फ्रांस फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो एनर्जी। नाउ ये जो मिल्स जो टाइड की जो या फिर जो एब्स है उनको यूज़ करके जो पावर जनरेट करती है वो सारी मिल्स जो है बेसिकली ब्रिटेन और फ्रांस में जो है एस्टेब्लिश की गई है। And also turbines are used to produce hydro energy by restricting the forcefully relieving the river waters. So जो river का जो water है उसको चैनलाइज करके फोर्सफुली जो उसको चैनलाइज करके जो है उसका वाटर वे रिस्ट्रिक्ट करके और उसको रिलीज करके जो है हम टर्बाइंस जो टर्न करते हैं उसके बेसिस पे भी हमारी जो है लाइक हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो बेसिकली इस तरह से जो है ये हाइड्रो एनर्जी वर्क करता है। ओके, देन कम्स द जियोथर्मल एनर्जी। नाउ जियोथर्मल एनर्जी मीन्स जियो मीन्स हमारा अर्थ एंड थर्मल मीन्स कुछ गर्म। तो अर्थ की गर्मी से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। नाउ अगर आपने अपने ज्योग्राफी में जो आपके पहले क्लासेस में पढ़ा होगा तो हमारे अर्थ है और उसके सेवरल लेयर्स होती है और सबसे बीच में होता है कोर और वो आपको पता है कि वो बहुत हॉट होता है। सो वैसे ही हम कोर की एनर्जी तो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अर्थ के अंदर में जो 12 किलोमीटर तक हम अंदर जाते हैं तो वहाँ से हमें अर्थ की गर्मी मिलने लगती है। सो इससे वो एनर्जी हम यूज़ करके अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं या पावर जनरेट कर रहे हैं तो हम उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ओके, सो जो अर्थ का लेयर है लाइक जो 12 किलोमीटर अंडर जो लेयर है वहाँ पे जो है 1000 से 4000 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर रहता है। वो टेम्परेचर को हम गीजर्स और पाइप की वजह से यूज़ करते हैं वो एनर्जी को यूज़ करने के लिए एंड वहाँ से हम जो है हमारी लाइक जो पावर है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करवाते हैं। नाउ जनरली ये इंडिया में जो ये सोर्स है जो जियोथर्मल का वो इतना वाइडली अप्लाइड नहीं किया गया है, बट अमेरिका और न्यूजीलैंड में ये काफ़ी लाइक इंपॉर्टेंट सोर्स है और काफ़ी हद तक इसको जो है एक्सप्लोर किया गया है। सो जियोथर्मल एनर्जी में सिर्फ इतना ही है कि अर्थ की जो गर्मी है उसको यूज़ करके अगर हम पावर जनरेट कर रहे हैं तो उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ओके, देन कम्स द हाइड्रोजन एनर्जी और द हाइड्रोजन एंड एटमिक एनर्जी। सो बेसिकली ये जो है हाइड्रोजन एल्कोहल एटमिक पावर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है आज के टाइम पे। और ये जो हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, हम इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर करते हैं। मतलब वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उससे जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करते हैं एंड देन वो हाइड्रोजन को हम जो है एज अ पावर यूज़ करते हैं। सो बेसिकली जो स्पेस रॉकेट्स होते हैं उसके अंदर जो है ये एनर्जी यूज़ होती है। Now, Jules Verne, a great writer, has written in his book named A Mysterious Island that hydrogen would be the greatest source of energy in future. So, उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा था कि हाइड्रोजन जो एनर्जी है वो काफ़ी ग्रेटेस्ट सोर्स रहेगा। ऑल्सो एल्कोहल क्रिएट्स एनर्जी बाय कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन। जो एल्कोहल है उसको भी हम एज एनर्जी यूज़ कर सकते हैं जब हम उसको लाइक ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं। तो एल्कोहल इज मिक्स विथ फ्यूल्स इन मैनी कंट्रीज टू यूज़ इन इट्स कार। सो काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी है जो कार के जो फ्यूल्स होते हैं उसमें एल्कोहल मिक्स करके उसको यूज़ करती है। एंड ऑल्सो साइंटिफिक रिसर्च वर्क इन दी प्रोग्रेस ऑन हाइड्रोजन एंड एल्कोहल। सो जो रिसर्च है वो अभी भी की जा रही है कि किस तरह से हाइड्रोजन और एल्कोहल को और ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। देन कम्स दी एटमिक एनर्जी। Now the energy produced by splitting or combining atoms is called the atomic energy. So जो atoms होते हैं उसको split करवा के या फिर उसको combine करके जो energy produce होती है उसको हम बोलते हैं atomic energy. For this reactors are made for composting atoms. So जो reactors है उनको use करवा के atoms को split या फिर combine किया जाता है। नाउ काफ़ी सारे नेशंस हैं जिन्होंने एटमिक एनर्जी यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर दिया है।
एंड इंडिया इज ऑल्सो मूविंग अहेड ग्रेजुअली फॉर द यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जो इंडिया है वो भी धीरे धीरे स्टेप्स ले रहा है, वो भी अपनी एटॉमिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सो दिस वॉज अबाउट दी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके,